यहाँ पे आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कुछ ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जिनके आंसर जो थ्योरी मैंने पढ़ाया था इससे पहले उसमें आपको मिल जाएंगे। तो इन सवालों को करने से फायदा क्या है कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपको रिवाइज हो जाएंगे एग्जाम से जस्ट पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल काफी आसान सवाल है, डरने की जरूरत नहीं है। सवाल कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस across the surface of a charged conductor, but electric potential is continuous over the surface. The statement is true or false. तो कह रहे हैं कि कंडक्टर की जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस हो जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है डिसकंटिन्यूअस नहीं होता। ये बात ट्रू है या फॉल्स? तो यदि ये बात ट्रू है तो सारे एग्जाम्पल्स के लिए जितने भी सिस्टम है, जितने भी कंडक्टर्स हैं, उनके लिए सही होनी चाहिए। और यदि एक भी सिस्टम में, एक भी कंडक्टर में ये बात गलत हो जाती है तो ये पूरा स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं कि कंडक्टिंग शेल का, कंडक्टिंग शेल और कंडक्टिंग शेल के ऊपर जो है चार्ज मान लेते हैं प्लस क्यू के बराबर है, प्लस क्यू के बराबर है चार्ज। तो अंदर यदि बात करें, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो के बराबर होता है, ये सब जानते हैं। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर होता है। कंडक्टिंग शेल या कंडक्टिंग स्फीयर मान लीजिए, स्फीयर मान लीजिए, एक ही बात है, चार्ज बाहर ही आ जाएगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अंदर कहीं भी चले जाइए, इधर चले जाइए, इधर चले जाइए, इधर चले जाइए, इधर चले जाइए, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर होगा। लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उस समय कितना हो जाएगा? ई आउटसाइड इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये सडन जंप आप जो देख रहे हैं यही कहलाती है क्या? डिसकंटिन्यूटी। यदि इसका ग्राफ भी आप बनाना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर का, तो पहले जब तक आर की वैल्यू कैपिटल आर नहीं हो जाती, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जीरो के बराबर रहता है, और अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो नॉन जीरो हो जाती है, और इस तरीके से ग्राफ वेरी करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो। तो यहां पर एक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिल रही है, यहां पर एक डिसकंटिन्यूटी देखने को आपको मिल जाती है इस तरीके से। ठीक है, अचानक से जो है ग्राफ उछल के वहां पहुंच चुका है। और यदि पोटेंशियल की बात करें इसी सिस्टम में, तो अंदर पोटेंशियल जो है होता है सरफेस के पोटेंशियल के बराबर, विच इज के क्यू बाय कैपिटल आर, और बाहर पोटेंशियल जो है होता है के क्यू बाय स्मॉल आर। पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का यदि ग्राफ बनाते हैं तो आपको जो ग्राफ मिलता है, पहले पोटेंशियल कांस्टेंट, उसके बाद पोटेंशियल डिक्रीज होने लगता है। तो यहां देख सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो कंटिन्यूअस ग्राफ है, कंटिन्यूअस ग्राफ है, भले डिफरेंशिएबल ना हो, लेकिन ये जो ग्राफ है ये डिसकंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये बिल्कुल ट्रू है। बिल्कुल कैसा है? ट्रू स्टेटमेंट है ये। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं अगेन आपके लिए। अनअकैडमी चैंपियंस लीग इज बैक अगेन। फिर से अनअकैडमी चैंपियंस लीग का टेस्ट हो रहा है, जो कि 14th एंड 21st ऑफ नवंबर को होगा ग्रुप स्टेज पे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का एग्जाम होगा, 1 से 2 PM होगा। ठीक है बच्चों, और फाइनल्स होगा 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे और 3 आवर्स का होगा, जो कि 1 to 4 PM होगा। और इसमें बच्चों बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स हैं। ठीक है ना, ये आप जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से। 5 CR तक के आप इसमें अवार्ड्स जीत सकते हो, इतना बड़ा पूल है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, और अगर इसमें आप अच्छी रैंक लाते हो ग्रुप स्टेज में, तो 1 से 10 पे आपको 20,000 का प्राइस है और 100% स्कॉलरशिप है, यानी कि कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो 100% ऑफ। ठीक है ना, 11 to 30 की रैंक आती है तो 10,000 और 50% इस पे ऑफ, और बाकी का भी आप देख सकते हो। और अगर आप फाइनल में रैंक लेके आते हो तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप है। ठीक है ना, ऊपर के टॉप 10 रैंकर्स को, यानी कि 1 से लेके 10 तक 100% स्कॉलरशिप है, और रैंक 1 को 1 लाख, 2 और 3 को 60, और 4 और 10 को 50,000 तक के प्राइस हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अच्छे अच्छे प्राइजेस जीतने का। ठीक है बच्चों, और ये है स्पेशल प्राइज वीक, यानी कि ये जो हफ्ता चल रहा है, अगर इस वीक में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है ना, 10 + 10 यानी कि 20% का, अप्रोक्सीमेटली 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आप अगर इस स्पेशल वीक में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो।
ठीक है ना। किस तरीके से, अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो और तो मान लीजिए 1 लाख का अगर आपकी फीस है तो आपको बस 81,000 का पड़ेगा वो, यानी कि पूरे 19,000 के अप्रोक्सीमेटली 20% का आपको फायदा है। प्लस वाला जो है, प्लस में अगर आप देखते हो तो आपको प्लस में भी जो चीज 53,000 की है वो आपको मतलब 53,000 की पड़ रही है आपको 12,000 का ऑफ लेके, ठीक है। तो ये चीज पहले 67,000 की थी, अभी आपको 53 की मिल रही है, यानी कि पूरा 20% ऑफ है। किस वजह से, इस स्पेशल वीक की वजह से। और ये वीक आपका 10 से 17 नवंबर तक है, यानी कि समझ लो आज इसका लास्ट है। मे भी पॉसिबल है 1-2 दिन एक्सटेंड हो सकता है, बट इसका ऑफिशियली आज लास्ट डे है 17 नवंबर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच, ठीक है ना, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, ठीक है ना, 17 नवंबर से, ठीक है ना। 11th का सिलेबस 4 महीने में पूरा कर दिया जाएगा और जितने भी स्टार एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे वो सब लोग इसमें आपको कुछ कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये देखिए सारे के सारे टॉप टीचर्स हैं, ये सब आपको कुछ कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे और 11th का पूरा सिलेबस 4 महीने में कर देंगे पूरा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगर आप किसी तरीके से कहीं पे चूक गए हैं कोई बैच ज्वाइन करने में, ठीक है, तो आप इससे भी अपना काम कर सकते हैं, ताकि 12th क्लास में आते आते आप में और किसी रेगुलर स्टूडेंट में कोई डिफरेंस ना बचे, ठीक है बच्चों। और इसके बाद आता है ये IIT JEE मेगा कॉम्बैट। ये इंटीजर क्वेश्चंस का कॉम्बैट है, स्पेशली इंटीजर क्वेश्चंस का, ठीक है ना, जो कि 21 नवंबर को सुबह 11 बजे होगा। 60 मिनट्स में 21 इंटीजर क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और ये लेटेस्ट IIT JEE पैटर्न पे बेस्ड है। अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हो तो टॉप 50 रैंकर्स को और 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाले हैं। आप देखिए इसमें आईपैड मिनी है, सैमसंग टैब है, फिटबिट स्मार्ट वॉच है और ये JBL के हेडफोन्स हैं और Amazon के वाउचर्स हैं, ठीक है बच्चों। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके लिए एनरोल कर दीजिए और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद अगले सवाल की तरफ बढ़े तो कहता है सवाल नंबर 2, पेज नंबर 91 पे इसका आंसर आप ढूंढ भी सकते हैं एनसीईआरटी में, और हमने यहाँ पे लिख भी दिया है आपके आसानी के लिए। Two large conducting spheres carrying charge Q1 and Q2 are brought close to each other. Dose लिख दिया यहाँ पे, close to each other. The electrostatic potential energy of the configuration. देखिए जब हम स्फीयर्स को पास लेकर आएंगे, जब स्फीयर्स को पास लेकर आएंगे तो उनके चार्जेस जो हैं इनके ऊपर, उनके बीच का डिस्टेंस कम होगा, और डिस्टेंस यदि कम हो रहा है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे सिस्टम की इंक्रीज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की इंक्रीज हो रही है, तो यही हमें बताना है कि इंक्रीज हो रही है इनकी एनर्जी। और ये Q1 का मतलब है यहाँ पे प्लस Q1 प्लस Q2, दोनों पे चार्ज पॉजिटिव है तब ये बात कह सकते हैं, नेगेटिव होते तो भी ये बात कह सकते थे। सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग y एक्सिस, देन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस करस्पॉन्डिंग टू दिस फील्ड इज इन फलाना प्लेन। कौन से प्लेन में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस लाया करते हैं? तो भाई देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है y एक्सिस के अलावा, this like this like this like this। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपको ड्रॉ करने हैं। तो पहली बात तो मैं जानता हूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल होगा, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर जो सरफेस बनेगा वही इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो बेटा इन लाइंस के परपेंडिकुलर मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो प्लेन है, ऐसा प्लेन यदि मैं बना दूं तो ये वाला प्लेन इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा, और मैं कह सकता हूं कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है आपका। सिमिलरली मैं और यहाँ पे प्लेन बना सकता हूं, और भी प्लेन यहाँ पे आप बनाएंगे तो कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये इक्विपोटेंशियल प्लेन है। तो भैया ये y एक्सिस है, तो ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है। इसका मतलब x और z में बनने वाले जो प्लेन्स हैं, x और z में जो बनने वाले प्लेन हैं, x और z में जो बनने वाले प्लेन हैं वो ही इक्विपोटेंशियल प्लेन होने वाले हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा x z प्लेन में वो सरफेसेस लाए करने वाले हैं। तो आंसर हमारा होगा x z प्लेन। 91 का क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं कि बिल्कुल एनसीईआरटी में से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले सवाल नंबर 4 की तरफ, जो पेज नंबर 89 से लिया हुआ है।
A large number of 1 microfarad capacitors are available which can withstand a potential difference of 250 volt. 250 वोल्ट का वो पोटेंशियल सहन कर सकते हैं, उससे ज्यादा का पोटेंशियल डिफरेंस वो नहीं ले सकते. A technician requires a capacitance of 1 microfarad in a circuit across 1000 volt. The minimum number of capacitors required will be equal to. देखिए क्या कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर है बेचारा और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैरड और ये 250 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ले सकता है अपने अक्रॉस. हमें जरूरत है 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस की जो 1000 वोल्ट पे ऑपरेट हो सके, यानी कि 1000 वोल्ट हम लगाना चाहते हैं. तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जिसका वैल्यू 1 माइक्रोफैरड हो और जिसके अक्रॉस हम वोल्टेज लगा सकें कितना 1000 वोल्ट. तो इसका जवाब तो कह सकते हैं कि सर बाजार से ले आइए नया वाला, बाजार से ले आइए नया वाला, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं. शर्त ये है कि जो हमारे पास गिवन टाइप के कैपेसिटर्स हैं वही ले सकते हैं, ठीक है, और मिनिमम नंबर में आपको इस्तेमाल करने हैं. सबसे पहले मैं एक बात जानता हूं कि अब सीरीज में कैपेसिटर्स को लगाया जाता है तो वोल्टेज टोटल होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4. तो यदि आपको वोल्टेज बढ़ाना है कैपेसिटर के अक्रॉस तो हमें सीरीज में लगाने होते हैं. तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि 4 कैपेसिटर्स जो हैं वो मैं सीरीज में लगा देता हूं. तो ये अपना 250 वोल्ट जो है झेल सकते हैं. तो 250, 500, 750, 1000. अब ये 1000 वोल्ट अपने अक्रॉस ले सकते हैं. अभी अपने अक्रॉस 1000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आराम से ले सकते हैं. 1000 वोल्ट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी. इसके अक्रॉस भी होगा पोटेंशियल डिफरेंस 250, इसके अक्रॉस भी होगा 250, इसके अक्रॉस भी होगा 250 और इसके अक्रॉस भी होगा 250. समझ गए? पैरेलल में लगाते इन कैपेसिटर्स को तो सबके अक्रॉस 1000 हो जाता, तो कोई सेंस नहीं था उस बात का, लेकिन हमें यहाँ पे सीरीज में लगा दिया. अब इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप देखें तो ये 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड, इनका इक्विवेलेंट कितना जाएगा बेटा 1/4 माइक्रोफैरड. लेकिन हमें तो चाहिए कितना 1 माइक्रोफैरड. तो आप क्या कीजिए, ऐसी जो लेन है, ऐसी जो चेन है, ऐसी आप 3 चेन और लगा दीजिए, यानी कि टोटल 4 चेन्स जो हैं कैपेसिटर्स की आप यहाँ पे लगा दीजिए और एक और लगा दीजिए, 1 2 3 4 इस तरीके से. तो ये 16 जो है कैपेसिटर्स आपको जरूरत होंगी इन 16 कैपेसिटर्स की, और इन 16 कैपेसिटर की सहायता से हम बना सकते हैं 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर जो 1000 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ले सकता है. ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ कैपेसिटर्स नीडेड वुड बी 16. 16 कैपेसिटर्स की जरूरत हमें पड़ने वाली है. इसके बाद आगे, any cavity in a conductor remains shielded from outside electric influence, this is known as, ये बात मैंने पढ़ाई है कि इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट या इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कह सकते हैं. क्या कहते हैं इसे बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इसे कहा जाता है. इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो पेज नंबर 86 पे दिया हुआ है. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन कैपेसिटर्स आर अरेंज्ड इन सीरीज. जब सीरीज में लगा देते हैं कैपेसिटर्स को इज ब्लैंक स्पेस, देन का मतलब यहां पे कंपैरिजन हो रहा है. व्हेन सेम कैपेसिटर्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल, कह रहे हैं कि भाई कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाएं और कैपेसिटर को सीरीज में लगाएं. तो सीरीज वाले में क्या चीज होने वाली है एक्स्ट्रा जो पैरेलल में नहीं होगी? तो मैं कह सकता हूं कि जो कैपेसिटेंस है आपका इक्विवेलेंट वो कम हो जाएगा as compared to when you join them in a parallel combination. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि lesser than यानी कम हो जाएगा. समझ गए? इसके बाद अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो पेज नंबर 81 से लिया हुआ है. The electrostatic force is conservative in nature. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है नेचर में. तो वर्क डन जो है कैपेसिटर को चार्ज करने में लगता है, जो कैपेसिटर को चार्ज करने में जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है. बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है कि इसको चार्ज करने में जो वर्क डन होता है बाय एक्सटर्नल एजेंट दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर. चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर. तो यही स्टेटमेंट के बारे में पूछा है कि ट्रू है, फॉल्स है. बिल्कुल ट्रू है, एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें. क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है. पैरेलल प्लेट उसका स्ट्रक्चर है, डिजाइन है,
और एयर उसके बीच में मीडियम के बारे में बताया गया है ऑफ कैपेसिटी 1 फैरेड कैन नॉट बी केप्ट इन अ नॉर्मल रूम, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। अब देखिए कैपेसिटर 1 फैरेड का हमें बनाना है, तो ये एक नॉर्मल रूम के अंदर आ जाएगा या नहीं आएगा, इस बात को कैसे पता लगाएं। ये वैसे पेज नंबर 75 पे बताया भी हुआ है एनसीईआरटी में, आप चाहें तो आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको फिर से समझा देता हूं कि क्यों 1 फैरेड का कैपेसिटर हम नॉर्मल रूम में नहीं रख सकते। देखिए यदि मैं बात कर रहा हूं सबसे छोटे कैपेसिटर की जिसमें एयर भरा हुआ है, तो यहाँ पे A एप्सिलॉन नॉट बाई डी जो है हमें मिल जाएगा। A एप्सिलॉन नॉट बाई डी इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस व्हिच इज इक्वल्स टू 1। तो मान लीजिए नॉर्मल रूम की बात करें, आप जितना भी बड़ा हॉल आपने देखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो कितना मीटर आप सोचते हैं कि उसकी विड्थ हो सकती है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स कितना हो सकता है। ठीक है, यदि मैं इस पर्टिकुलर रूम की बात करूं तो 1 2 3 4 5 मीटर से ज्यादा ये विड्थ नहीं है। और आप मान लीजिए 10 मीटर, मान लीजिए 10 मीटर चौड़ा रूम है, मैं कह रहा हूं आप 100 मीटर चौड़ा रूम मान लीजिए, 100 मीटर चौड़ा रूम मान लीजिए, तो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा आपके पास 1 के बराबर। तो यहां से A आपको मिल जाता है 100 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज 8.8 into 10 to the power minus 12। तो आप यहाँ जादू देख चुके हैं, कितना आ जाएगा आपके पास ये बेटा, ये अप्रोक्सीमेटली इसको आप 9 मान लीजिए, 9 भी मान लीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा आपके पास 9 11 पॉइंट समथिंग इंटू 10 to the power 12 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया हमें चाहिए होगा, इतना एरिया चाहिए होगा, इतना एरिया चाहिए होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा रूम बनाना। इसका मतलब हम याद रखेंगे ये बात कि जब फेरेड में कैपेसिटेंस दिया जाता है, इसका मतलब उसका साइज बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा है, एंड इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल वैल्यू। प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं पाया जाता है कैपेसिटेंस। माइक्रोफेरेड, पिकोफेरेड, इनमें वैल्यूज पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टेटमेंट सही है बिल्कुल कि 1 फेरेड का कैपेसिटेंस यदि दे दिया जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम उसको नॉर्मल रूम में रख दें। इसके बाद अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 75 से। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल कैपेसिटर इज यूनिफॉर्म बट दिस इज नॉट ट्रू नियर द आउटर बाउंड्रीज ऑफ द प्लेट्स, द फील्ड लाइंस बेंड आउटवर्ड्स एट द एज एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड। देखिए जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिखाते हैं तो वहां कहते हैं कि बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होता है, लेकिन एक बात आपको याद रखनी है जो एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किनारों पर वो जो है वो फैल जाता है, फ्रिंजिंग इफेक्ट इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे किनारों पर ये जो यदि बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, वो फैल जाता है और इस इफेक्ट को फ्रिंजिंग इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, फ्रिंजिंग इफेक्ट से कहा जाता है। इसके बाद अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो एनसीईआरटी पेज नंबर 74 से लिया है। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट आर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब है कि जो नॉन कंडक्टिंग आपके पास मटेरियल है जो कैपेसिटर के बीच में भरा है, कैन विथस्टैंड, झेल सकता है, विदाउट ब्रेक डाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इट्स, बताइए, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसे क्या कहा जाता है? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। और ये वो मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की जहां तक कोई इंसुलेटर अपनी प्रॉपर्टी, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को मेंटेन रख पाता है। इससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आपने किया तो जो इंसुलेटर है उसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाएगा, चार्ज को कंडक्ट करने लग जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 74 से लिया है। द कैपेसिटी ऑफ एनी कैपेसिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q और B बट कैपेसिटी डिपेंड्स ओनली ऑन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब है कि एरिया ऑफ प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। मीडियम क्या है प्लेट्स के बीच में, इन तीनों बातों पर जो है डिपेंड करता है कैपेसिटी। वो Q पर डिपेंड नहीं करती है और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स पर भी डिपेंड नहीं करती है। तो यहां पे लिखा भी हुआ है कि ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन दैट इज शेप, शेप का मतलब एरिया से ही था, साइज, सेपरेशन एंड डाइलेक्ट्रिक। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, पेज नंबर 72 से लिया है। When a polar or non-polar dielectric develops a net dipole moment in the presence of electric field, the dipole moment per unit volume is called polarization। इसे क्या कहते हैं? Polarization कहा जाता है, polarization। हम जानते हैं कि कैपेसिटर के बीच में हम इंसुलेटर रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो है
तो मॉलिक्यूल्स के अंदर एक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाता है और उस डायपोल मोमेंट की वजह से एक ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो जाता है। और वहीं उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि जो डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है उसे क्या कहा जाता है, तो हम कहते हैं उसे पोलराइजेशन। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 नंबर क्वेश्चन जो है 68 नंबर पेज नंबर से लिया है। नो वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज, टेस्ट चार्ज को मूव करवा रहे हैं विद इन द कंडक्टर एंड ऑन इट्स सरफेस। ठीक बात है यार कि कंडक्टर का सरफेस, कंडक्टर का मटेरियल जो है अंदर से वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब पोटेंशियल हर जगह सेम है, पोटेंशियल हर जगह सेम है, तो चार्ज को मूव करवाने में वर्क डन जो है दैट विल बी इक्वल टू 0। thus there is no potential difference between any two points inside or on the surface of conductor. this statement is absolutely true। बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है। याद भी कर सकते हैं कि कंडक्टर के सरफेस पर या उसके अंदर किसी भी पॉइंट्स पर किसी भी पॉइंट चार्ज को मूव करवाते हैं तो वर्क डन जो है 0 के बराबर होता है। इसके बाद आगे चलते हैं अगले सवाल नंबर 14 की तरफ, जो पेज नंबर 61 से लिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डायरेक्शन इन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर। याद रखें। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, पेज नंबर 60 से लिया है। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज ब्लैंक स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो यहां पे आना चाहिए परपेंडिकुलर या नॉर्मल लिख सकते हैं, नॉर्मल टू परपेंडिकुलर टू। तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पे देखें तो। सही बात लिखी हुई है। के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, जो पेज नंबर 58 से लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शेल। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शेल हमारे पास है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछा गया है, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द शेल की बात करें तो KQ बाय कैपिटल R, या लिख सकते हैं कि सेम एज एट ऑफ सरफेस, जो सरफेस पर है उसी के बराबर पोटेंशियल होगा। यदि बात करें यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग शेल की, जो आइसोलेटेड है, बाहर और कोई चार्जेस नहीं है और अंदर भी कोई चार्ज नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 57 से दिया हुआ है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन डिस्टेंस फ्रॉम डायपोल बट आल्सो ऑन एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड डायपोल मोमेंट वेक्टर। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो यहां पे देखिए, आप एक बार याद कर लीजिए फॉर्मूला डायपोल की वजह से पोटेंशियल का। तो यहां बेटा डायपोल है, डायपोल का डायपोल मोमेंट है P, ये इसका एक्सिस है और यहां पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, अच्छा पॉइंट को ए मान लेते हैं, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये R वेक्टर है, ठीक है। R वेक्टर और P वेक्टर के बीच का एंगल जो है थीटा के बराबर है, तो पोटेंशियल होता है इस पॉइंट पर KP cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। KP cos थीटा बाय R स्क्वायर ये पोटेंशियल होता है। और ध्यान दीजिएगा, ये पोटेंशियल तभी वैलिड है जब डिस्टेंस जो है यहां से इस पॉइंट की वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इन द डायपोल। डायपोल के मध्य जो चार्जेस हैं, डायपोल में जो चार्जेस हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है, या डायपोल का साइज कह सकते हैं, डायपोल का साइज यदि बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं KP cos थीटा बाय R स्क्वायर। थीटा की जो वैल्यू है वो अक्यूट है, थीटा इज अक्यूट, तो क्या होता है बेटा, वोल्टेज होता है पॉजिटिव, पोटेंशियल होता है पॉजिटिव, और थीटा की वैल्यू यदि ऑब्टूस हो गई, थीटा की वैल्यू ऑब्टूस हो गई, तो पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव हो जाता है, पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव हो जाता है। फॉर्मूला जो है आप याद रखिए। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, पेज नंबर 53 से लिया है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज इक्वल टू। देखिए, जब यहां पे बात करते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज की, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का वर्क डन कितना होगा, तो ये कहलाता है आपका पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। पोटेंशियल ये कहलाता है, ठीक है। पोटेंशियल का डेफिनेशन ये लिखा हुआ है, याद कर लीजिए इसको कि इंफिनिटी से मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक यूनिट चार्ज को लेके आऊं, यूनिट चार्ज का मतलब 1 कूलम चार्ज को लेके आऊं, तो जो मुझे वर्क करना पड़ेगा वो पोटेंशियल होगा उस सोर्स का, उस सोर्स चार्ज का पोटेंशियल होगा उस पॉइंट पर। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, सवाल आसान था, डेफिनेशन थी पोटेंशियल की। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, जो पेज नंबर 53 से लिया है। सवाल कहता है क्या कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट फिजिकली सिग्निफिकेंट। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, दिल को छू जाने वाली बात है ये, और ये बात वर्क एनर्जी पावर में भी आपने पढ़ी होगी कि पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं है ज्यादा, जो मैटर करती है चीज वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल मैटर करता है। तो हम क्या करते हैं, जनरली हम इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हैं, तो इसलिए हम
इनफाइनाइट में पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानकर, इनफाइनाइट में पोटेंशियल जीरो मानकर उस पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल को ही चेंज इन पोटेंशियल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो यहां लिखा है इट्स ओनली द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज सिग्निफिकेंट, सो देयर इज ऑलवेज अ फ्रीडम ऑफ चूजिंग अ पॉइंट वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। बिल्कुल ठीक बात है और हम जनरली इसको इंफिनिटी पर लेते हैं। दिस स्टेटमेंट इज बिल्कुल ट्रू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 90 से लिया हुआ है। इसमें कहते हैं कि 64 आइडेंटिकल मरकरी ड्रॉप्स, कितनी मरकरी ड्रॉप्स हैं? 64 हैं। इक्वली चार्ज्ड आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, इनको कंबाइन किया जाता है एक बड़ी ड्रॉप फॉर्म करने के लिए। तो कैपेसिटी ऑफ बिग ड्रॉप कंपेयर टू द वन ड्रॉपलेट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ दिस मच। तो कितने फैक्टर से इंक्रीज हो जाती है ये आपको पूछा गया है। कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब कैपेसिटेंस। तो पहले तो आप याद कीजिए, ये यदि आपके पास इस तरीके का एक स्फीयर है जिसका रेडियस है r के बराबर, तो इसका कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ये इसका कैपेसिटेंस होता है। ठीक है बेटा। तो यदि हम बात करें एक छोटी ड्रॉप की, छोटी ड्रॉप जिसका रेडियस मान लेता हूं r के बराबर है, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r। इसका कैपेसिटेंस, सॉरी कैपेसिटेंस C1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के बराबर। और जब मैं ऐसी 64 ड्रॉप्स को जोड़ दूंगा तो मुझे एक बड़ी ड्रॉप मिलने वाली है जिसका रेडियस होगा कैपिटल R और उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R के बराबर। अब बेटा मैं यहाँ पे वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा सकता हूं कि 64 छोटी ड्रॉप्स हैं और उनसे एक बड़ी ड्रॉप बना दी जाती है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, कैपिटल R आपको मिल जाता है 4 टाइम्स स्मॉल r के बराबर। तो मैं कह सकता हूं बेटा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r है और ये कितना आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4r C2। तो यहां कह सकते हैं कि C2 जो है वो कितना आ जाता है बेटा? 4 टाइम्स C1 के बराबर। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि कितना इंक्रीमेंट आया है, कितना चेंज आया है। तो C2 माइनस C1 जो है दैट इज इंक्रीज, क्या है बेटा? ये इंक्रीज इन कैपेसिटेंस, इंक्रीज इन कैपेसिटेंस कितना आया है? 3 टाइम्स C1 के बराबर। तो पूछा गया है कि कितने फैक्टर से इंक्रीज हो जाता है कैपेसिटेंस, तो मैं कहूंगा 3 के फैक्टर से जो है ये चेंज हो जाता है इसका कैपेसिटेंस, इंक्रीज हो जाता है इसका कैपेसिटेंस। तो आंसर हमारा कितना आएगा? 3 हमारा आंसर होने वाला है। ठीक, समझ गए?